नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और आज हम लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से टर्म 1 चैप्टर 1 केमिस्ट्री दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन साथ में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टॉपिक है केमिकल चेंजेस आर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे अगर आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जाता है और फर्दर वो रिएक्ट करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाता है, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन से रिएक्ट करे, मतलब जब हम दो अन्य एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उस समय में जो नई चीज़ पैदा होती है उसमें किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अभी आपसे कोई पूछता है कि केमिकल रिएक्शंस होने के क्या क्या मतलब सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को बताने का एक सिंपल सा तरीका है और वो ये है कि हम इस क्वेश्चन को समझ लें, एग्जैक्टली इसकी थीम को समझ लें और हमें पता चल जाएगा कि दूध से दही बनी तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो चलिए, यहाँ कह रहा है द वर्ड इक्वेशन फॉर अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। अब आयरन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, यहां इनका कहने का मतलब है कि ये Fe है और ये CuSO4 है और ये बना रहा है Cu प्लस FeSO4, ये रहा। तो ये तो था आपका वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपको पता है कि कोई नाम लिखा जाता है, अगर सपोज कि अगर हम यहां पे लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। और जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस समय में हम कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका सिंबल, और ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बात आ रहा है कि Fe है, CuSO4 से रिएक्ट किया, कॉपर बनाया, FeSO4 बनाया। तो इसमें कह रहा है इज रिप्रेजेंटेड एज द रिएक्टेंट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है जो रिएक्ट कर रहे हैं? कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं इसमें से? आयरन एंड कॉपर सल्फेट। ये कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? आयरन एंड कॉपर सल्फेट। क्योंकि सिंपल पूछ रहा है कि रिएक्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन। आपको पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम LHS या रिएक्टेंट साइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में आपको दो चीजें दिख रही हैं, आयरन है और कॉपर सल्फेट। ऑलराइट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके साथ दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर अ फ्लेम ऑफ अ व्हाइट. It is observed that magnesium ribbon burns with a dazzling flame and turn into a white substance known as magnesium oxide. यहाँ पे ये बन रहा है, which of the equation correctly represents the described reaction? इसमें से कौन सा रिएक्शन क्लियरली इसको दर्शा रहा है? आप यहाँ पे देखने वाली बात है, आप इसको समझेंगे तो आपको देखने में आएगा कि जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। वो क्या होता है? MgO। किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है क्वेश्चन वगैरह? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिस्क्राइब्ड रिएक्शन? अब एक मैग्नीशियम रिबन है तो Mg को तो हम Mg से डिनोट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली बर्न किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन को हम लोग O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे जब हम आते हैं तो ये 2MgO लिख देते हैं, इसका मतलब यहां एक चीज छूट रहा है। क्लियर है? तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। सो इसका पहला आंसर होगा फर्स्ट MgO, सॉरी क्या नाम है? सी सॉरी, यहां पर ये ध्यान नहीं दिया, ये C 2Mg प्लस O2 2MgO, ये इसका सी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर इसमें समझाओ ठीक नहीं करो तो आगे बढ़ता ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, while teaching the topic of physical and chemical change, Mahima teacher listed the condition that take place during a change. यहाँ पे एक टीचर है जो एक अपने टॉपिक टीच कर रहा है जिसमें वो बता रहा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अभी मैं आपके सामने सीधे
पुरुष से स्त्री बन जाऊं तो ये फिजिकल चेंज है ना। जैसे हमारे सामने में पानी रखा है, पानी बर्फ के रूप में बदलता है तो फिजिकली चेंज हुआ, दिखने में चेंज है ना। अब केमिकल चेंज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कंपोनेंट ही बदल गया। जैसे दूध से दही बनना, ये केमिकल चेंज है, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना। मतलब वो वैसी नहीं रहती हैं जैसे वो पहले थे। जैसे हम सिरका बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, तो जिस फल की या जिस चीज की हम फर्मेंटेशन करते हैं वो अपनी पूरी की पूरी क्वालिटी को बदल देता है ना। तो केमिकल चेंज का मतलब होता है उसकी आंतरिक संरचना पूरी तरह से बदल जाना। सपोज कि मान लो एक गाड़ी है, वो डीजल ऑपरेटेड है, वो एकदम से पेट्रोल ऑपरेटेड हो जाए तो ये केमिकल चेंज है। और गाड़ी है एकदम से वो साइकिल बन गए तो फिजिकल चेंज है। यानी कि बाहरी रूप का परिवर्तन फिजिकल चेंज है और आंतरिक रूप का परिवर्तन केमिकल चेंज है। आंतरिक रूप हमें तो दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि while teaching the topic of physical and chemical change, महिमा teacher listed the condition that take place during a change. इन्होंने ये चीजें की। तो among the changes that are listed by the teacher, which changes should be selected by महिमा। मतलब अब इसमें से कौन कौन सी चेंज उसको सिलेक्ट करना चाहिए। हमें पता है कि चेंज इन स्टेट होता ही होता है, चेंज इन कलर होता ही होता है, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस होता ही होता है और चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब ये चार चीजें थी, महिमा के टीचर ने ये चीजें सिलेक्ट की। He then asked to महिमा to identify the condition based on which it can be said certainly that a particular change is chemical in nature। अब इसमें केमिकल का चेंज क्या है, क्लियर क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर चेंज जो है वो केमिकल नेचर है, कौन सा है आपके हिसाब से। तो ऑल का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब आप देखिए इस टीचर की बात को समझिए। He then asked महिमा to identify the condition based on which it can be said with certainty that a particular change is chemical in nature। इसमें कुछ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को उन्होंने लिस्ट किया था। इसको करने के बाद उन्होंने कहा कि अब एक आइडेंटिफाई करो वो पर्टिकुलर चीज जो ये साबित करे कि इसका केमिकल चेंज हुआ है। वो कौन सा इन चारों में से एक ऐसा होगा जो ये इसको शो करेगा। 3 और 4 जाहिर सी बात है। इवोल्यूशन ऑफ गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कब होता है, केमिकली चेंज जब कोई चीज होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। और जाहिर सी बात है चेंज इन टेम्परेचर की बात करें और चेंज इन कलर की बात करें अगर, तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। अगर आपसे सिर्फ कहता है कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए तो बेस्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में जरूरी नहीं कि वो केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना वो तो फिजिकल चेंज है, तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कैसे ले सकते हैं। हाँ कुछ केसेस में जब चूना पानी की बात आती है तो वहां पे टेम्परेचर में चेंज होता है, तो ऐसे ऑप्शन में हम लोग सी के साथ चलते हैं। हम लोग देखते हैं यू मेड अ मिस्टेक। मैं ओनली 3 के साथ इसीलिए जाना चाह रहा था क्योंकि आपकी जवाब को मैं यहाँ पर देख रहा था। ये देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें कोई प्रोडक्ट बनने के बाद एक पर्टिकुलर कंपाउंड एलिमेंट जो भी होता है उसमें से साइड हो जाता है, और ये तभी होता है जब केमिकल चेंज होता है। इससे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं होता। क्लियर है। किसमें उस तरह से तो सब है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें से आइडेंटिफाई करना कोई एक चीज को। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा बनाया गया, बट ठीक है क्वेश्चन सही है। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो हाँ कलर चेंज इन कलर भी होता है केमिकल चेंज में, चेंज इन स्टेट भी होता है केमिकल चेंज में, उस तरह सब होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑप्शन बना है उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बोला, एनी चेंज दैट इज एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस इज नोन एज केमिकल चेंज। ये क्लियर रखिएगा माइंड में, जनरल टॉपिक के तौर पे समझ लीजिए कि जब भी किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो तो वो केमिकल चेंज में कंसीडर किया जाता है, जो कि मेरा आंसर था कि मैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ जाना चाहता था, जबकि आप लोग 3 और 4 सी के साथ जाना चाहते थे। गलत क्यों हुआ ये क्लियर हो गया, समझ गए। अगली बार से कभी इस तरह का ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे तो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे सर को खुद ही नहीं आ रहा,
इसलिए मैंने ये लाइव सेशन आपके साथ रखा है कि आप बताएं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेनेशन करके समझाऊं, ठीक है सब लोग, ताकि वहां से भी बच्चे कर सकें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH रिएक्ट कर रहा है किससे? H2SO4 से। प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 एंड वाटर यानी कि H2O। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वर्ड इक्वेशन? अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां देखिए इस चीज को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। सो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। अब मीथेन क्या है आपका? अब इस क्वेश्चन को आप लोग भी करिए, हम भी करते हैं। देखिए ये रहा आपका CH4 मीथेन, और ये पहले ही मैंने बैलेंस वाला बना दिया। अब ये आपके सामने, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर यानी कि CO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन 2 और 1 3। यहाँ ऑक्सीजन आपका कितना है? 4 है। 2 2 जब 4 हो गया आपका, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन 2, ठीक है डन। अब देखिए, इन विच अल्टरनेटिव आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन लिस्टेड करेक्टली। रिएक्टेंट है आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट्स गलत है। रिएक्टेंट है मीथेन एंड वाटर वेपर, रिएक्टेंट है मीथेन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये वाला ऑप्शन सी सही है ना। अब आप इसमें सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अरे हम 100% स्कोर करते भाई। चलिए अगला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ हम मुझे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, सारे टाइप के हैं, आप इसको करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब देखिए, according to the law of conservation of mass, according to the law of conservation of mass, the number of atoms of an element on both sides of a chemical equation should be equal. A skeletal chemical equation is balanced to make the number and all the elements equal on both sides of the equation. जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं शुड बी इक्वल, वो बराबर होने चाहिए। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कुल मिला करके कि दो भाई 2-2 रुपए लेकर के बाजार में चले कुछ खरीदने के लिए, तो सामने वाला जो सामान लाएगा वो 4 रुपए का ही होना चाहिए, वो 3 रुपये नहीं होना चाहिए। तो कुछ जंगली जानवर किस्म के लोग, जाहिल, जब उनको लाइव बैठा लीजिए तो उनका मुंह खजुआ रहा। अभी कोई, मैं कभी अगर 2-4 साल में ये वीडियो कभी वायरल पॉपुलर हुआ तो जो प्राणी देखेगा वो कहेगा कि शमशान घाट में वीडियो बना रहे थे बैठे। मतलब उसमें खुट खाट, उसमें आपके मोबाइल। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी जब ठांसेंगे तब पता चलेगा। दोस्तों ये एक नया लाइन है। अब फिलहाल चलते हैं आज बेटा, तो आप क्वेश्चन ना सुना तो बता रहा हूँ। तो ये देखिए, व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन CH4 एंड Cl2 फॉर्म CCl4। इनमें से कौन सा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा रिएक्शन में जब मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके कैल्शियम टेट्राक्लोराइड बनाएगा? पहले तो नाम जान लीजिए। CCl4 को कुछ और भी पढ़ देंगे सर, कार्बन क्लोराइड पढ़ देंगे, कुछ भी पढ़ देंगे। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कार्बन क्लोराइड नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके सामने में रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको ये दिखाया गया कि ये कैसे बनेगा। तो 1 by 1 आप इसको देख लो ना। जैसे 4CH4 यानी कि यहाँ पे आपका 16 हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 4 है, इम्पॉसिबल। दूसरे में देखिए हाइड्रोजन 4 है और क्लोरीन 8 है, यहाँ क्लोरीन आपका 4 ही हो रहा है, इम्पॉसिबल। तीसरे में देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपका 4 है और ये क्लोरीन आपका 8 है, यहाँ पे क्लोरीन आपका कितना है? क्या हुआ? आप देखिए एक मिनट, ये 4 क्लोरीन है और ये क्या है? हाँ, तो ये दोनों मिला करके ना, हाँ ये वाला, हाँ ठीक ठीक, इधर भी दिया हुआ ऐसे। यहाँ देखिए, और ये चौथे वाले को देखिए, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन आपका 2 है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन भी इनबैलेंस्ड है। अब चारों को आप अगर करके 1 by 1 देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हम इसके साथ जा रहे हैं, यहाँ पे हमको टोटल क्लोरीन 8 दिख रही है, यहाँ पे क्लोरीन ये वाला हिस्सा
4 हो गया और यहाँ ये 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। कार्बन आपका यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे आप कार्बन अपना देख रहे हैं सिंगल है, ठीक है। तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया। कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए थे। वो बाय मिस्टेकन मैं इधर ध्यान नहीं दें। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सेम क्वेश्चन है, शुड बी इक्वल। तो अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि करेक्टली बैलेंस कौन सा है, इसको भी हम करके देखेंगे। एग्जाम में आपको तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट का वक्त मिलेगा। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म मेथड में जाएं, LHS लिखें, RHS लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखें, उनके एटम्स लिखें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, बराबर करें, ये भी हो सकता है। या फिर सीधे सीधे ऑड इवन फाइंड करना शुरू करें और उससे आप पुट करने लगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको Zn2 है, यहाँ Zn2 है, NO3 है, NO3 का यहाँ पे होल ट्वाइस हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए इम्पॉसिबल। अब चलिए यहाँ पर देखिए S + HNO3 H2SO4 6 NO2 की बात हो रही है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ 6 है, ये भी नहीं दिख रहा आपको क्लियर। इधर देखिए CuO, यहाँ पे आपका 3 Cu है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो ऑलमोस्ट जब हम सब कुछ देखिए, इसका सिंपल सा फंडा हो सकता है कि हम एक एक करके अपने माइंड में सारे एलिमेंट्स को पुट टुगेदर कर लें, उसके बाद हम देखें कि किसके बगल में कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। अगर उनमें से कोई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इसने करके दिया है, ये नहीं है कि आपको इसमें 2 3 4 5 लगाना है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो सही है या नहीं। जिस बच्चे ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से समझ लिया, वो अच्छी तरह से जान रहा कि एक भी एटम अगर इधर उधर होंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। होता है ना, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा दिमाग HCl पे नहीं गया, मैं शुरुआत में ही देख करके बोला अरे यार ये तो नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को देखने लगा। पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखना है, पूरे रिएक्टेंट्स को ध्यान से देखना है, पूरे प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखना है, और फिर सबको देख करके मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली निकाल लेना कि कौन कितना है। अगर उनमें से सारे के सारे बैलेंस है तो वो सही होगा। ये आपका, ये देखिए ये सही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41% लोग इसको गलत किए, इसमें गलत करने जैसा क्या था। खैर चलिए, ये हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए भी होता है। Which of the following chemical equations is correctly balanced? इनमें से कौन सा करेक्टली बैलेंस्ड है? फिर वही फंडा, सारे के सारे आपके पास बैलेंस करके दिए होंगे, इनमें से एक बैलेंस होगा, 3 अनबैलेंस्ड होगा। जाहिर सी बात है, चारों तो बैलेंस्ड होंगे नहीं, तब तो आप सब पे टिक मारोगे। तो इसमें से कह रहा है वो कौन सा रिएक्शन है जो मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस्ड है। तो यहाँ देखिए ये कार्बन 2 है, यहाँ ये गलत हो गया। यहाँ ये देखिए C2 है, काम खत्म। CS2 5O3, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आप कितना है 2, और ये भी। अब ये देखिए CS2 और 4O2, यानी कि ऑक्सीजन कितना है 8 है। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है ना। अब इधर हम लोग चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ S की बात करें तो S यहाँ पर 2 है, इम्बैलेंस्ड है दोनों तरफ में, अगर आप देखें कैलकुलेट करके। फिर यहाँ देखिए, हम लोग फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन आपका सिंगल है, ठीक। जैसे ये कह रहा है कि इसमें करेक्टली बैलेंस्ड कौन सा है, ये आपको दिख गया। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन कितना आपका 14 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना आपका 2 और 3 5 है, बैलेंस नहीं है ना किसी भी तरह से। दूसरे वाले में आपको बैलेंस दिख रहा है, तीसरे वाले में बैलेंस दिख रहा है आपको, चौथे वाले में बैलेंस दिख रहा है आपको, हाँ कहीं से भी बैलेंस दिख रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन बनाने वाले जो महानुभाव लोग हैं, जो ये क्वेश्चन को तैयार किए हैं, उनको खुद ही लगता है कि वो भूल गए थे कि क्वेश्चन ऐसे स्थिति में ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, अंधेरा कायम है, रॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू वेबसाइट। अभी काम का 1 घंटा और लगता है। सो इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन मानते हैं, और दर्शकों से ये अनुरोध है कि ये मेरे बनाए गए खुद के क्वेश्चंस नहीं हैं, मैंने वेबसाइट से लिया है, और वहाँ से बड़ी रेपुटेड वेबसाइट है, वहाँ से मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स। मेरे अपने भी क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी कराऊँगा सिलेक्ट करके उसको। फिलहाल जो रिसोर्सेज हैं, जो टॉप के रिसोर्सेज हैं, जिनके सबसे ज़्यादा विजिटर्स हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं, उनकी चीज़ों को करा रहा हूँ कि ताकि मैं अपने स्टाइल में आपको वो चीज़ समझा सकूं, क्योंकि क्वेश्चन एक हो सकता है लेकिन अंदाज एक नहीं। सही डायलॉग है।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग अब ये कह रहा है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, हमको कोई नहीं समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर ये क्या देता है वो भगवान हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन का। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, यहाँ 2 2 जा 4 2 6। ये किस हिसाब से बैलेंस किया आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब उसमें भी मैंने ये अंदाज से अटेम्प्ट किया, ये गलत ही है, इसको भी सही बोल रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन ऑब्जे कर रहा है? मतलब सिंपल, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है। सो के आना चाहिए। मुंह इतना बड़ा खोल लो कि उसमें आदमी नहीं भैंस हट जाए, हैं? ये भी एक तरीका है, क्लास में सब बड़ा बड़ा मुंह खोलना है सब। देखिए H2 + 2O2 एरो 2H2O, यहाँ पे ये 4 हो गया गलत। यहाँ पे देखिए H2Cl2, यहाँ देखिए N2 और S2 गड़बड़ हो गया, H2Br2 ये आपका सही है। ठीक, इसमें क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी दो हाइड्रोजन भी दो, दोनों के सामने एक लगा दीजिए, सही है। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बना रहा CaCl2 और 4H2O। विच अल्टरनेटिव कंप्लीट्स द गिवन इक्वेशन? अब इसको तो हम लोग यहाँ देखे बगैर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपना इसको हम लोग बिना ऑप्शन देखे हम अपने दिमाग से देखे क्या करते हैं। यहाँ पे हम कैल्शियम को देख रहे हैं और यहाँ हम कैल्शियम को देख रहे हैं, देख करके ये समझ में आ रहा है कि दोनों ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन केवल सिंगल दिख रहा है, तो 4 की जगह पे 2 तो देना ही पड़ेगा। 4 का ऑप्शन 2 हो गया कंफर्म। अच्छा, अब इधर बढ़ते हैं हम लोग। इधर जब हम लोग ये करने के बाद बढ़ते हैं तो देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पे ये आपको 2 तो देना ही पड़ेगा। अब आपका 2 और 4 क्लियर हो गया। अब CaCl2 की बात करें तो यहाँ पे जब 2 आप दे देंगे तो Cl2 भी हो जाएगा, तो 3 पे हम लोग क्या करेंगे? Ca1, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1। अच्छा, यहाँ पर फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है B 1 2 1 2, B है आपका 1 2 1 2। इसको करते हम लोग देखते हैं। वेल डन। इसमें क्या लिख रहा है? 59% गॉट इट रॉन्ग। इससे ये भी क्लियर होता है, क्षमा वेबसाइट महोदय, क्षमा यूट्यूब महोदय, क्या चिथड़ाई की हद है। किस तरह के प्राणी इस क्वेश्चंस को करते हैं जिनको हाइड्रोजन क्लोरीन को बैलेंस करने नहीं आता है, वो क्या टर्म 1 देंगे। उनको फिर से 5 6 पढ़ना चाहिए। और फिर ये क्वेश्चन देने के बाद जो ये मुस्कुराता हुआ इमोजी लगा दिए हैं, वेल डन। हम कौन सा तीर मार दिए इस क्वेश्चन को करके। अरे रहता कोई ऐसा क्वेश्चन 2 4 5 मिनट सोचने में समय लगता तो वेल डन समझना। छोटी छोटी एफर्ट्स के लिए ओरियो बिस्किट देना अच्छी बात। ग्रेट जॉब, यू स्कोर्ड 100%। इससे हम संतुष्ट नहीं है, टेस्ट का लेवल कुछ खास नहीं था। चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो बस टॉपिक के लिए ये था कि ओवरव्यू था कि आपको हम सारे क्वेश्चंस करा दें। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि CaO reacts with water to produce CaOH का whole twice and large amount of energy is dash in the process, released in the process या absorbed in the process। रिलीज, ठीक, रिलीज होगा, जाहिर सी बात है, चूना पानी की बात हो रही है। Hence the combination of calcium oxide and water is an कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो दो चीजें हैं, रिलीज प्लस एक्सोथर्मिक का जो ऑप्शन इसमें है वही आपका सही होगा। अब रिलीज क्यों? कि इसके लिए आप घर पर कर सकते हैं काम कि आप ले लीजिए चूना और उसको डाल दीजिए बाल्टी में। जैसे आप बाल्टी में हाथ डालेंगे तो वो बॉयल होने लगेगा। ये बॉयल होना ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें से हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गया और रिलीज भी हो रहा, तो ऐसे भी ऑप्शन आपका सही है। अभी ग्रेट जॉब लिखेगा, देखिए
हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल्स ऑफ सल्फर कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें कुछ बच्चे ओल्स मोल्स देख करके घबरा जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वेरी सिंपल। अब आप इसको देखिए ऐसे करके, आप अपना देखिए इसका समस्या ऐसा क्या कर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल्स ऑफ सल्फर यानी कि 2s प्लस कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 3O या O3? O3 ना, 3O नहीं होगा। हाँ मोल्स दिया है, हाँ तो वो सॉरी वो एटम्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मोल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स होता है, मोल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास अपॉन 3O2 तो लिखेंगे क्योंकि डायटोमिक स्टेट में तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन सल्फर के बगल में हमको कुछ नहीं लिखना, वो ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? 6 हो गया। और आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो अब यहाँ पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है यानी कि अब यहाँ पे ये कितना हो रहा है आपका 2, क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ। तो अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये देखिए 2, देख रहे हैं कैसे हुआ ये समझिए। ये आपका सल्फर है, ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में होता ही है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 3 मोल्स कह रहा था यानी कि 3O2 हो गया, 4 मोल्स कहता है 4O2, 5 मोल्स कहता है 5O2। बहुत सारे रिएक्शन में आपने देखा होगा जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये लिखा हुआ है 2N2 और आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, तो क्या बोलेंगे? 2। एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? अगर आपसे पूछ दिया हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस, तो क्या बोलेंगे? 2 to the 4 या 2? क्यों? CO2 हम लोग लिखते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा, लेकिन हम बैलेंस करते तो क्या लिखते हैं? जैसे हम लोग 2H2O लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? H2O। नंबर ऑफ एटम्स कोई पूछता है हाइड्रोजन कितना, तो हम क्या बोलते हैं? वाटर बनने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है? 1। पक्का? 1:2 का रेशियो होता है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होता है? कैसे? H2O 2 होता है, 2:1 का रेशियो। अगर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो 2H2O लिखते हैं, 2H2O से क्या मतलब है? जब हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे हम बैलेंस करते हैं तो हम लोग H2 प्लस O2 यही लिखते हैं ना, दोनों डायटोमिक स्टेट में हैं, तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 होगा, बस यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पे SO3 कितना बना? 2, बस। तो आपका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आंसर हाँ भाई, और इसमें 51% गॉट इट रॉन्ग। अब इससे आप अंदाजा लगाए कितने अच्छे विद्यार्थी इस पे अटेम्प्ट करते होंगे। 1 2 3 4 represent 4 chemical reaction: H2Cl2 2HCl 2AgCl AgCl2 CaCO3 CaO plus CO2. Use the following information to answer the next question. Which of the following pair represents a combination reaction? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो चीज कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेस्ट एग्जांपल आपका ये देखिए, आपका एक 1 तो है ही है और आपका ये 4 भी है, 1 and 4। इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ ये ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो चीजें जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं। आपके सामने ये दोनों दिख रहा है। और जहाँ तक इसकी बात करें तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है? क्योंकि इसमें डिकम्पोज हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें भी बताएगा 99% लोग रॉन्ग थे, आप भी सही है। 43 गनीमत। Which of the following reaction is not an example of combination reaction? इनमें से combination reaction का एग्जाम्पल कौन नहीं है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। ये पूछिए क्यों? हाँ, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अभी दूसरा कोई अगर वैसे मान लीजिए कोई बच्चा होगा तो वो घबरा करके कहेगा ये तो चारों वही है। ध्यान से देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है।
क्योंकि दो चीज जोड़ करके हम तीसरी चीज बनाते हैं। लेकिन अगर वो ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है जिंक से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसने पूछा कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो जैसी बात है वो डिस्प्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन नहीं है। वेल डन, 60% गॉट इट रॉन्ग। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये कहा हो कि 100% गॉट इट रॉन्ग या 100% ओवर राइट, ऐसा नहीं है। ये देखिए गीता का पूरा श्लोक पढ़िए, आप इस चीज को देखिए ध्यान से। तो यहां पर एक चीज बहुत देखने वाली दिलचस्प है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म। आप लोग उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। शादी नहीं है किसी की, वीडियो बन रहा है। तो मतलब कभी कभी अब हमको समझ में आया कि वीडियो बनाते सब रेलवे के पटरी उटरी में क्यों नाचने लगते हैं। आपने देखा होगा कभी अंट संट जो वीडियो बनता है उसमें क्या है कि आदमी अकेला है, वो अपने लिए जिम्मेदार है। आप देखते होंगे यूट्यूब में या फेसबुक में रील्स या शॉर्ट्स वगैरह में कुछ भी करने लगते हैं। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसमें वो उनका जो काम है वो कर रहे हैं। अब उनके साथ और कोई काम नहीं करेगा लेकिन दिशा निर्देश देगा। कबीर सिंह मूवी में जैसे नहीं करता है नौकरानी के साथ, वही आ रहा है। मतलब थोड़ा सिस्टम में रहिए, अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करिए। या देखिए CaO है +H2O CaOH का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. This reaction below is an example of. ये किसका एग्जाम्पल है? इसी का है। और किसका? टॉपिक ही नहीं, अगर टॉपिक नहीं भी होता तो भी आपके पास ये चीज समझ में आनी चाहिए थी आपको। ठीक है, ग्रेट जॉब, यू स्कोर्ड 100%। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अभी थोड़ी देर में।